हाब्स, लॉक और रूसो पर चर्चा करेंगे। इन पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और तुलनात्मक पूछा जाता है। जैसे हाब्स के प्राकृतिक अवस्था एवं सामाजिक समझौते के संबंध में हाब्स लॉक रूसो की तुलना कीजिए, या सामाजिक समझौते के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में, स्वरूप के संदर्भ में इन तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो सर्वप्रथम हम हाब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। हाब्स संप्रभुता का प्रथम प्रमाणिक व्याख्याता है। हाब्स से पहले जॉन बोंदा ने भी संप्रभुता पर सुस्पष्ट विचार व्यक्त किए, परंतु बोंदा ने संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध लगाए, इसलिए उन्होंने सीमित संप्रभुता का ही जनक माना जाता है। तो जॉन लिखते हैं कि प्राचीन सिद्धांत की नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा है, और नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुशता तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम तथा पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हाब्स के द्वारा की गई है। यद्यपि हाब्स के पूर्व बोंदा कह चुके हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन अथवा सीमा नहीं है, तथापि वह इतना अवश्य मानता था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट है कि बोंदा ने संप्रभुता पर कुछ सीमाएं लगाई, परंतु हाब्स ने अपनी रचनाओं में निरंकुशतावाद का एक सांगोपांग तथा क्रमबद्ध सिद्धांत का विकसित किया और संप्रभुता को उन समस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने उस पर लगाई थी। एवाइन ने लिखा भी है, बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हाब्स ने उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। इसी प्रकार वान ने भी लिखा है, जिसने सर्वप्रथम इस बात का अनुभव किया था कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है। उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। हाब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहां कहीं भी नागरिक या राज्य समाज पाया जाता है, वो संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुता के बिना कोई समाज या राज्य अधूरा है। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः संप्रभुता के संबंध में आपका विचार स्पष्ट है कि संप्रभु निरंकुश है, उसे समझ शक्तियां दी गई हैं। हाब्स के संप्रभु की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है, अर्थात जो भी कानून समाज निर्मित होते हैं वो संप्रभु की इच्छा ही कानून है। हाब्स के संप्रभु सर्वोत्तम विशेषता है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। हाब्स के अनुसार वह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। संप्रभुता असीमित है। हाब्स के अनुसार संप्रभु पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, अर्थात वह संप्रभुताधारी ईश्वरीय प्राकृतिक अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राज के कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है और वह उनके ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए जाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह सकता। वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है,
क्योंकि आपके अनुसार जो अनुबंध किया है राज्य की उत्पत्ति के लिए, उससे स्पष्ट है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो समझौते का कोई पक्षकार नहीं है और पक्षकार के बिना किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं है उस पर। तीसरी संप्रभुता की विशेषता है आपके अनुसार संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वे प्रशासनिक अधिकारियों नियुक्ति करता है, इनका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपभोग करते हैं। संप्रभु न्याय का स्रोत है। उसके अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिद्धांत सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हाब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हाब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। अधिकार केवल संप्रभु में नहीं थे। हाब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार एकमात्र संप्रभु हैं। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हाब्स एक अपवाद अवश्य स्वीकार करता है। वो कौन सा? वह व्यक्ति की आत्मरक्षा का अधिकार अवश्य देता है, जो राज्य के निर्माण का आधार है। क्योंकि व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए तो राज्य का निर्माण करता है और इसी अधिकार से व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है, संप्रभु का विरोध कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। युद्ध और शांति का निर्णय होता है संप्रभु। हाब्स ने केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक कौन है? संप्रभु है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति और समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। अगली विशेषता है संप्रभुता अभेद्य और अदेय है। हाब्स के अनुसार संप्रभुता अभेद्य और अवैध है। उसका वादा नहीं कर सकता या न किसी को डेलीगेट किया जा सकता। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, अर्थात डेलीगेशन नहीं दे सकता। न ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। इसका तात्पर्य है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि हाब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया जो विधि, शुभ अशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। हाब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के इस सिद्धांत को दो दिशाओं में घोर आलोचना भी की जाती है। कुछ लोग इसे इसलिए स्वीकार करते हैं कि ये असत्य और अवास्तविक है। उनकी धारणा है कि कोई भी वास्तविक प्रभु सत्ताधारी ऐसी निरंकुश और असीमित शक्ति नहीं रखता जिनका आरोप ये सिद्धांत उसमें करता है। इस सिद्धांत पर दूसरा आरोप वुहान जैसे आलोचकों द्वारा लगाया गया है। खतरनाक कहकर लगाया जाता है इनका आरोप। वह इसे खतरनाक इसलिए समझता है कि वह एक नग्न निरंकुशतावाद की स्थापना करता है और प्रजाजन को एक दमनकारी तथा आतताई के विरुद्ध कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता और समस्त प्रजा को दासता के बेड़ियों में जकड़ देता है। उक्त आलोचनाओं के बाद भी कोई विशेष औचित्य नहीं है। स्वयं हाब्स ने ही इसे स्वीकार किया था कि अधिकांश संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इसके अतिरिक्त निरंकुश संप्रभु का समर्थन वह इसलिए करता है कि वह उसे सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। यदि शासक में इस उद्देश्य की पूर्ति का सामर्थ्य न हो तो वह जनता की उसकी अवज्ञा करने का अधिकार देता है। हाब्स का उद्देश्य कोई उन वास्तविक शक्तियों को यथातथ्य विवरण देना नहीं था जिनका प्रयोग उस समय के शासक वास्तव में करते थे। उनका उद्देश्य तो एक विकसित यह निर्धारित करना था
कि आदर्श रूप में पूर्व सत्ताधारी के पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, यदि वे उससे क्षमतापूर्ण उन कार्यों को कराना चाहते हैं जिनके लिए राज्य की स्थापना हुई है, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संप्रभु को निरंकुश होना आवश्यक है। अब वहां बैठने से थोड़ी होती, मैं यहाँ कर रहा हूँ, हम दूसरे में बिजी हो जाते हैं, मैं कैसे बुलाऊं, तब तो बैठ जाओ, बैठ जाओ।